हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आई होप आप सभी बेटर होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो अब बिना देर किए हुए अभी भी जो भी इधर उधर की बहानेबाजी थी उस सबको छोड़ करके एकदम पढ़ाई पर लग जाइए। और चलिए, थोड़ा सा लेट हो गया इस बार ये आर ओ का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को डिस्कस करने के लिए। तो इसके पहले हम लोगों ने आपका जो पॉलिटी, हिस्ट्री और जो आपका ज्योग्राफी है वो सारे पार्ट वाइज मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब ये फिजिक्स का है। कल अगर टाइम मिला तो केमिस्ट्री का भी आ जाएगा, कल नहीं आ पाया तो परसों ज़रूर आ जाएगा केमिस्ट्री का। फिर बायोलॉजी, उसके बाद इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जब ये 3-4 लेक्चर आपका प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप तो जो है कि आपका एक तो प्रिपरेशन हो रहा है टॉपिक वाइज पेड ग्रुप में, वो आप लोग कर ही रहे हो। सेकेंड थिंग, ये आपको मिल जा रहा है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस हो जा रहे हैं। तो जब आप कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए वो आपके टच से टच से दूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 50 से 55 क्वेश्चन है, वो हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला फिजिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है क्या है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है? बिल्कुल नहीं। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि क्या आंसर होगा, बाकी सेकंड एंड फोर्थ भी देख लेते हैं। वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। तो यहाँ पे कोई नहीं, बस यही आपका सटीक आंसर है कि वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। सॉरी, मैं तो बताना भूल गई कि मुझे क्या करना है, आपको 5 सेकंड का टाइम देना है। 5 से 10 सेकंड का, बड़ा क्वेश्चन है तो 10 सेकंड, छोटा क्वेश्चन है तो 5 सेकंड। और इसमें आपको अपना आंसर क्या करना है, मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और देखिए इन 50 से 55 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को कवर कर ले रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने टाइम नहीं दिया, वैसे ये आसान था, ये आपको पता ही था। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड का आंसर दूंगी, उसके बीच आपको अपना आंसर दे देना, उसके बाद मैं ऑटोमेटिक अपना आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक, अब आगे बता दूं तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 पर पावर 15 मीटर। ये आपको ध्यान रखना, हो सकता है यही पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका है सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर। 5 सेकंड्स का टाइम है, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? केल्विन। केल्विन, ठीक है। जो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, ये पैमाने का क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। लेकिन केल्विन जो है ये पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, इनका जो ऋणात्मक मान होता है, केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, सूची मिलाना है, 1 को 2 से मैच करना है कि किसका मात्रक क्या है। भौतिक राशियाँ हैं, इनकी इकाई बतानी है कि त्वरण का क्या है, बल का क्या है, कृतकार का क्या है, आवेग का है। फटाफट 5 सेकंड बहुत है इसके लिए। अब फटाफट लीजिए टाइम और आंसर फटाफट दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, और जल्दी 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 आंसर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको अपना आंसर बता देती हूँ कि क्या होना चाहिए। ये जो त्वरण है, ठीक है, त्वरण, त्वरण का क्या होगा, त्वरण का मात्रक, त्वरण की इकाई क्या होगी बताइए फटाफट। त्वरण की जो हो जाएगी वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। यानी ए का 4 जहाँ पे होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर वहीं बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है, ये तो सबसे आसान है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। और कार्य का क्या होता है, ये भी आसान है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, वहीं आवेग की बात करें तो आवेग न्यूटन सेकंड होता है। यानी 4312 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? 2021 का क्वेश्चन है ये। डॉप्सन इकाई से निम्न में से क्या मापा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आंसर, वेरी गुड, ओजोन सांद्रता।
डॉप्सन इकाई से क्या मापा जाता है? ओजोन सांद्रता मापी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन है आपका थर्मो रेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, और सी ऑप्शन है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसका दृष्टकारी है, और डी है ऑप्शन जंक्शन डायोड जिसका आवर्धक है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्मो रेसिस्टर का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। यानी थर्मो रेसिस्टर जो है एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण जो है ये क्या करता है? तापमान में यानी टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ क्या करता है? अपने प्रतिरोध को बदलता है। इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया, एक मिनट, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई भी कार्य है उसके लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, बोहर, हेंडन। तो किसने दिया था? फटाफट आंसर आप जल्दी से दे दीजिए, फटाफट, बहुत आसान है। और ये कौन सा नियम है ये भी आपको बताना है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नियम में से कौन सा नियम है ये? जल्दी बताइए। ठीक है, टाइम ओवर होता है। इसका आंसर बहुत ही आसान है कि क्या होता है? न्यूटन ने दिया था ये। तो ये न्यूटन के जो 3 नियम है उसमें से थर्ड नियम ये कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का जो थर्ड नियम है वो क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, और इसमें ये कहते हैं तीसरे नियम के अनुसार न्यूटन के क्या है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर क्या लगाती है? फोर्स लगाती है, बल लगाती है, तो दूसरी मतलब ये जो सेकंड वाली वस्तु है वो भी क्या करेगी? पहली वस्तु पर क्या करेगी? बराबर ही और उसके विपरीत दिशा में क्या करेगी? बल लगाएगी। यही क्रिया प्रतिक्रिया का, जैसे आप क्या करते हो? बंदूक से क्या करते हो? गोली लगाते हो। बंदूक है, ठीक है, बंदूक से आपने गोली लगाई, तो गोली जब आप लगाते हो तो क्या झटका पीछे भी लगता है। ठीक है, तो यही क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे चलते हैं। कथन क्या है? जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है, यहाँ कथन कारण बताना है कि दोनों सही है, एक सही है या गलत भी गलत है, तो इस तरीके से आपको बताना है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ऊपर उठ जाता है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्या कारण? सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल यहाँ पे अब बताइए मैंने तो थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दिया, अब फटाफट बताइए आंसर क्या है। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है, दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, एक गलत है, दूसरा सही है। इस तरीके से आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा। जल्दी बताइए, समझा ही दिया है, फटाफट आंसर आ जाना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? जो नदी का जल होता है, नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा जो समुद्र का जल होता है, खारे पानी का घनत्व होता है, वो अधिक होता है। इसलिए जब समुद्र के जल में जहाज एंटर करता है तो उस पर कौन सा अधिक प्लावन बल काम करता है? अधिक प्लावन बल लगने लगता है। ठीक है, जिससे जहाज क्या है? थोड़ा ऊपर उठ जाता है। आगे चलते हैं। कौन सी यहाँ पे सदिश राशि? यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन पूछता है, चाहे पीसीएस हो, आरओ है, कोई भी, हर साल एक क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं कौन सी सदिश राशि है। तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि सदिश राशि होती क्या है। पहले तो आप आंसर बता दो कि इसमें से सदिश राशि कौन सी है। क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, विस्थापन। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होती है कि वह भौतिक राशि जिसमें क्या होती है? वो भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों ही होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो जैसे क्या हो गया? ठीक है, जहाँ परिमाण और दिशा दोनों हो वहाँ क्या होगा? सदिश राशि होगा। और ये परिमाण और जैसे विस्थापन हो गया, विस्थापन ये आपका सदिश राशि है, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है? आपकी सदिश राशि है। ठीक, क्लियर हो गया होगा? ये आपका क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। और विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि। विस्थापन क्या होता है, कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा अगर निश्चित दिशा में चली दूरी जो होती है वही विस्थापन कहलाती है। आगे चलते हैं। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की दो समान द्रव्यमान की जो वस्तुएं हैं उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है, 4 अनुपात 9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, बहुत आसान है, इसका हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ARO में 2 बार आया है। ठीक है, एक 2021 में, एक 2016 में शायद आया था, कि किसी उसमें ईयर में आया था, 2 बार आया। किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो इसीलिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, या एक ही क्वेश्चन मिल जाए तो 30 मिनट के सॉल्व करने के उसमें अगर एक क्वेश्चन भी मिल जाता है तो आपका कितना अच्छा है। और वही एक क्वेश्चन आपको डुबा भी देता है, वही एक क्वेश्चन आपको बना भी देता है, इसलिए टाइम निकाल करके जरूर देख लिया करिए। किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, आवोगाद्रो, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली या संवेग संरक्षण। फटाफट आंसर दीजिए, किस पर काम करता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है वो किस पे काम करता है, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। रॉकेट से जो गैसें होती हैं वो बहुत तेज वेग से पीछे की ओर निकलती हैं और रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या होती हैं, संवेग प्रदान करती हैं। ठीक है, और संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार क्या होगा। क्या होगा आंसर, फटाफट दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि जब कोई वस्तु क्या करती है, जल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा ही या पूरी तरह से डुबो दी जाती है तो उसके भार में क्या होती है, कमी आ जाती है। और यही जो उसकी आभासी कमी है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर क्या लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जल में गुब्बारे का भार जो है वो 200 ग्राम है और उत्प्लावन बल भी क्या लगा, और उत्प्लावन बल भी 200 लगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 200 में 200 घटा देंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि क्या द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ऑप्शन दिखा दे रही हूँ। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, लाल का वातावरण में अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर आपको देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, खतरे का जो सिग्नल होता है वो रेड होता है। रेड क्या होता है, खतरे की निशानी होती है। तो इसको इसलिए ये रेड को मतलब खतरे का सिग्नल दिया गया है क्योंकि जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, इसका प्रकीर्णन जो होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और सबसे कम होता है तो यह दूर से ही क्लियर दिखाई देने लगता है। ठीक, तो वायु कणों जो हमारी धूल कण है, वायु कण है, इसमें वायु कणों में कम विकृत होने वाला जो लाल रंग है वो व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और उसे दिखाई पड़ता है। तो जो खतरे की निशानी उसे पता चल जाता है भाई खतरा है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, वहीं अगर हम ब्लू कलर की बात करें, नीले रंग की बात करें, तो इसका प्रकीर्णन सबसे, तो ध्यान रखना है कि प्रकीर्णन रेड कलर का कम होता है, ब्लू कलर का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हमें सूर्योदय दिखाई देता है, सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तो प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। ठीक है, और शेष रंग का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है, इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है और आकाश का रंग नीला होने के कारण भी इसी में ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए 5 सेकंड के अंदर। किसकी भांति काम करेगा, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर अवतल लेंस की भांति। ठीक है, क्या हो जाएगा, अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। आगे चलते हैं।
अब कुछ यहाँ पे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, इसको पढ़ लेते हैं। गाड़ियों के टायरों में जो हवा भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। ठीक है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम है, पानी से कम है इसीलिए वो उस पर तैरता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? ज़्यादा होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों? क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह कितना है? 1/9। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आगे चलते हैं। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, बताइए। अभी दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है लाल, नीला, पीला, बैगनी, कौन सा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य? क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा है? ये 2014 में क्वेश्चन पूछा है, ये है बैगनी। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, अगर देखिए प्रकीर्णन पूछे, यही तो देखना है, गड़बड़ नहीं करना है। प्रकीर्णन रेड का कम होता है और ब्लू का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ अगर तरंग दैर्ध्य पूछ ले, तरंग दैर्ध्य तो तरंग दैर्ध्य जो होता है वो क्या कहते हैं? रेड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। वहीं बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूर दृष्टि दोष, किसी को अगर दूर दृष्टि दोष है उसमें जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, ये आपको आंसर देना है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेटिना के पीछे। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? अगर किसी को ये अब तो सभी को चश्मा, सभी को नहीं मतलब मैक्सिमम लोगों को चश्मा लग जाता है। ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष से क्या जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें दूर तो है, जैसे दूर लिखा है तो दूर का मतलब दूर की दिखती है, निकट की नहीं दिखती है। ठीक है। दूर की चीज़ों को क्लियर देख लेगा लेकिन निकट रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है। ठीक है। तो ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है, और ऐसे में पास रखी वस्तु आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना के पीछे बनती हैं। ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम विचलित होगा वो कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाल रंग, रेड कलर। कांच या शीशा में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। कांच या शीशा में बैगनी रंग का जो प्रकाश है, बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना कौन सा कथन सही नहीं है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे ज़्यादा सुग्राही होता है। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकेंड होती है। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर? पूछा कौन सा सही नहीं है? सभी सही है, लेकिन मनुष्य की जो आँख है वो लाल रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती हैं। ये गलत है, क्योंकि मनुष्य की आँखें येलो हो गया, हरा हो गया, इन सभी को देखने के लिए सुग्राही होती हैं। और अगर कान की बात करें, सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड तक होती है और दृष्टि वाली 1/16 होती है। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, कपड़े सभी पहनते हैं, सभी को पता है कैसे कपड़े गर्मी में, कैसे कपड़े ठंडी में पहनना चाहिए। कारण हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट आंसर दीजिए, 2016 का क्वेश्चन है ये, तो फटाफट आप आंसर दे सकते हो, सोचने की जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं, क्यों?
क्योंकि वे क्या करते हैं, ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप ही को देना। वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित करते हैं, वे प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा रखते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, वे संपूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। ठीक है, काला रंग क्या है, ऊपर से जो पड़ने वाली ऊष्मा है उसको ज़्यादा अवशोषित करता है, लेकिन सफ़ेद रंग में ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करने की, परावर्तित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसीलिए गर्मियों में लोग वाइट कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि उससे हमें गर्मी कम लगती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर फटाफट दीजिए। कौन सा ऐसा है कि जो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 2016 का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सोनार। क्या हो जाएगा, सोनार। ठीक है, सोनार का पूरा नाम अगर देखें तो क्या है इसका नाम, एस से साउंड, एसओ, सोनार नाम है ना इसका, सोनार। तो साउंड, एन से नेविगेशन, नेविगेशन, और एंड फिर क्या है, आर है, आर का मतलब हो जाएगा रैंगिंग, रैंगिंग। और इसमें सोनार में कौन सी तरंगे हैं उत्पन्न होती हैं, इससे पराश्रव्य तरंगे प्रयुक्त होती हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, विकिरण, संवहन, चालन, इनमें से कोई नहीं। किसमें जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं है, 2017 का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विकिरण। विकिरण जो है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम यानी कि वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। ध्वनि से क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता जो है किससे मापी जाती है, फटाफट आंसर दीजिए। आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या आयाम। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आयाम। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक सितार जो है इसमें किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है, पिछले साल ही आया था। बताइए, मतलब जब 2021 में पेपर हुआ था, इसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन, अपरागामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। क्या होता है, जब दो समान अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई दिखाई देती हैं तो माध्यम जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अपरागामी तरंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सितार, गिटार के तार में। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों या दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक, दो, दोनों या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो दो एक जैसे बल्ब को जब आप क्या करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी, अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है धारा मापी, विभव मापी, डायनेमो, विद्युत मीटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। फटाफट इसमें दो आंसर आयोग के द्वारा दिया गया था। क्या आंसर इसका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति क्या है, डायनेमो और विद्युत मीटर है। ठीक, आगे चलते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लेते हैं। तेज हवा रात्रि में ओस नहीं बनती, इसका रीजन क्या है, वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तेज होती है। एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसी आर्द्रता कंट्रोल करेगा लेकिन जो कूलर होता है वो नहीं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है वाष्पन शीतलन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, केवल आर्द्रता और तापक्रम। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की, क्या कह रहा है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को अधिक वरीयता दी जाती है। ठीक है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, फटाफट आंसर दीजिए।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए ऑप्शन, यानी कि दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। मतलब तड़ी चालकों को बनाने में लोहे की छड़ की अपेक्षा तांबे की छड़ों को ज़्यादा वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा विद्युत का ज़्यादा सुचालक है लोहे की तुलना में, और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आर्सेनिक, ऑस्मियम, जर्मेनियम, रेडियम। 2016 का क्वेश्चन है। तो कौन सा ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन फटाफट मतलब ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम और एक क्या है? सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ऐसे पदार्थ हैं जिनका यूज़ जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। सेकंड ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। अब ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 2016 का क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता से संबंधित बताइए क्या है? क्या ये एक नाभिकीय गुण है? क्या इसके सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो केवल ए सही है, बी सही नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना, कई ये पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, तो नाभिकीय विखंडन नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। कुछ क्वेश्चन और है, देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर की छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। भाप से हाथ ज़्यादा जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक जो है वो निम्नतर होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे क्या होता है? पानी रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या है इसका कार्य? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं को दूर करने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टोकमाक डिज़ाइन होती है। वो बहुत अधिक तापक्रम पर काम करते हैं। अब बताना है कि 1 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, या तीनों सही है। तो कौन सा सही है? तो यहाँ पे जो पहला है नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर नहीं बल्कि नाभिकीय संलयन पर, ठीक है, काम करते हैं। बाकी 2, 3 आपका यहाँ पर सही है। जब सिले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। जल का घनत्व होता है 277 केल्विन पर होता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार होता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुष्कता दशा संदर्भित करती है निम्न आर्द्रता से। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, 0। लाइफ फाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में बताना? लाइफ फाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब बताना है कि लाइफ फाई का पूर्ण नाम जो है विस्तृत रूप में लाइट फिडेलिटी है। भारत में लाइफ फाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया था। यह 10 GB प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो कौन सा सही है इसमें कौन सा सही नहीं है? ये तो सही है कि लाइफ फाई का जो फुल फॉर्म है वो आपका क्या है? लाइट फिडेलिटी है। लेकिन इसमें लाइफ फाई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को नहीं किया गया था। ठीक है, 1 मिनट, 29 जनवरी 2018 को किया तो गया था लेकिन ये सूचना एवं प्रसारण
मंत्रालय नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, और इसमें डी क्यों नहीं सही है, डी भी गलत बता रहा है। तो डी इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है, गिराया जाता है, तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित और अपरावर्तित प्रकाश किरणों से क्या होता है, व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणाम स्वरूप वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला, ये तो पता ही। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को ये ध्यान रखना है कि अभी मैंने दूरदृष्टि दोष बताया था ना, और इसमें किस लेंस का करते हैं, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष वाले के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, दूर उत्तल और निकट के लिए अवतल। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग होगा मोतियाबिंद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा संस्थान रूपांतरण द्वारा। कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो 1 गीगाबाइट बराबर 1024 नहीं होता। इसका क्रमशः क्या होता है, आप पढ़ो तो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, कैसे आपको रखना है, पहले तो बाइट होगा, पहले क्या होगा, बाइट होगा, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर क्या होगा, मेगाबाइट, फिर क्या होगा, गीगाबाइट, फिर क्या होगा, टेराबाइट। ठीक है, यानी GB, MB, एक मिनट गलत हो गया, KB, पहले KB होगा, फिर क्या होगा, मतलब किलोबाइट, फिर मेगाबाइट होगा, फिर गीगाबाइट होगा, फिर टेराबाइट होगा, KMGT। ठीक है, तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, और 1024 किलोबाइट्स बराबर क्या होगा, 1024 किलोबाइट बराबर होगा मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को संदर्भित करता है। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें से बताना कौन सा सही नहीं है। बहुत आसान है, कंप्यूटर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पता होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? CPU कंट्रोल नहीं बल्कि क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 1 मिनट आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है? प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो क्या है ये? नियॉन है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। फिर क्या है? आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसके ताप को। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण को। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में कौन सी किरणें लाई जाती है? एक्स किरणें। तंतु प्रकाश के संचार में संकेत किस में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या है? माइक्रोवेव में सूक्ष्म तरंगे दूर संचार। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है फेरामैग्नेटिक चूड़ से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर होता है। सूर्य के प्रकाश में रंग की संख्या 7 है। आंख में संकेंद्रण लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा होता है। मानव के आंखों की पुतली जिस एल्कलॉइड अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह क्या है? एट्रोपिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एट्रोपिन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। आगे चलते हैं। ये तो करंट का क्वेश्चन था उस टाइम, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि डा-विंसी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित है। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? इसको मैं बता दे रही हूँ किससे संबंधित है। शुक्र से संबंधित है।
ठीक है, करंट का ही क्वेश्चन था। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है, फटाफट बताइए, 12, 48, 24, 1 वर्ष। 24 घंटा 1 वर्ष कितने का होता है? एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? कितना? 24 आवर्स होता है। ठीक है, 24 आवर्स। और ये जो होता है ये पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है, और इसका जो परिभ्रमण काल होता है 24 आवर्स होता है। डायनेमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या है? विद्युत मोटर। एक सूखी सेल में जो ऊर्जा पाई जाती है वो कैसी होती है? रासायनिक होती है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की क्या विशेषता है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? मैंने बताया था ना, क्वेश्चन पूछा है। तो रैखिक संवेग संरक्षण। स्ट्रेटेलाइट होता है। स्ट्रेटेलाइट यहाँ पे आपको देखना क्या है? समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल का सबसे निचला, या फिर सबसे अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, या शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो ये क्या है आपको बताना। स्ट्रेटेलाइट होता है, क्या होता है? 2016 का क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं। इसका कारण है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती यदि वे समान विभव पर हैं। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। कूट मिलाना है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। काकरापार, थोड़ा सा यहाँ पे चला गया, चलिए मैं लिख दे रही हूँ। ये पोखरन है, काकरापार, और यहाँ पे रहेगा रॉकेट प्रमोचन केंद्र। रॉकेट प्रमोचन केंद्र, पहले ये दोनों देख लीजिए कि काकरा, पोखरन, उसके बाद ये आपने देख लिया होगा, समझ में भी आ गया, क्योंकि अब मैं हटाऊंगी इसको, नीचे ले जाऊंगी तो ये हट जाएगा। ठीक है, काकरापार परमाणु बम विस्फोट, पोखरन रॉकेट प्रमोचन है, और तीसरा है थुम्बा न्यूक्लियर पावर प्लांट, श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन स्टेशन। तो क्या इसका मैं बता दे रही हूँ, जो काकरापार है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, अगर हम पोखरन की बात करें तो पोखरन परमाणु बम विस्फोट स्थल है, आपको पता ही होगा। थुम्बा रॉकेट प्रमोचन केंद्र है, और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है कितना? 133 केल्विन। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण अनंत। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या है? घटता है। कूट मिलाना है यहाँ पर, एक मिनट, क्या कहना है? उनकी खोज के अनुसार काल, अच्छा बताना है कि कौन सा किस ईयर में मतलब इसकी खोज हुई। जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, SMD और इंटीग्रेटेड क्या है? परिपथ है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कब हुआ है। ठीक है, थोड़ा टफ है तो उसको मैं बता देती हूँ ताकि टाइम ना लगे, जल्दी से हो जाए। तो क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन पूछा? ट्रांजिस्टर, डायोड और SMD और इंटीग्रेटेड। तो अगर हम डायोड की बात करें तो ये 1904 में है। ठीक है, ट्रांजिस्टर 1947 में है। SMD की बात करें, यानी कि सतह पर लगने वाले अवयव की बात करें तो 1960 के दशक में है, और इंटीग्रेटेड पथ की बात करें तो 1958 में। तो उस हिसाब से देखें तो डायोड, ट्रांजिस्टर यानी BADC यानी सी ऑप्शन। इनमें मूलभूत कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाइमेसान या क्वार्क? मूलभूत कण कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? क्वार्क। मूलभूत कणों के 2 वर्ग होते हैं, एक वर्ग कहलाता है क्वार्क और दूसरा कहलाता है लेप्टॉन और क्वार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। ATM से क्या मतलब है? सबको पता होगा, ATM से पैसे सब निकालते होंगे। तो क्या है इसका आंसर? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड, सी ऑप्शन। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? हेनरी फेयोल, एल्टन मायो, चेस्टन बर्नार्ड, FW टेलर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? FW टेलर। इनका फुल फॉर्म नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जो कि अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व में मापन में यूज होता है। 2021 का क्वेश्चन है। कोहरा, प्रदूषित जल, ध्वनि, धुआं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसके लिए इसका यूज होता है? वेरी गुड, धुआं के लिए होता है। रिंगलमैन जो है स्केल का प्रयोग धुएं के लिए होता है। तो चलिए इतना ही था जो कि आपका फिजिक्स का भी डिस्कस हो चुका है, तो इसको देख लीजिएगा एक दो बार फास्ट स्पीड में कर करके, तो इससे क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से आता है। बायो भी जल्दी अब कल या परसों में मैं केमिस्ट्री की ले आऊँगी, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर बायो का कर लेंगे। तो 3-4 दिन में ये पूरा खत्म हो जाएगा जितना भी मेन है। उसके बाद हम लोग कोचिंग की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे कंटिन्यूस, मतलब डे वाइज पूरा डेली करेंगे उसको। एक दिन में 40-50 क्वेश्चन जैसा भी हमें समय मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। बाकी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी हम इधर से अपना जो मेरा वर्क है वो मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।